कार्ल सेगन ने एक बार कहा था, अधिकारों का दावा करना काफी नहीं है, उन्हें लागू करने की इच्छा और क्षमता भी होनी चाहिए। हाँ। ये बात आज की हमारी चर्चा पर बिल्कुल फिट बैठती है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार की बड़ी दिलचस्प यात्रा पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ। और ये पड़ताल हाल के न्यायिक विश्लेषणों, खासकर बार एंड बेंच के एक लेख पर आधारित है। हाँ। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये अधिकार, जो कभी एक मौलिक अधिकार था, बाद में संवैधानिक अधिकार बना और फिर विरोधाभासी रूप से शायद ज्यादा सार्थक हो गया। ये विरोधाभासी इसे दिलचस्प बनाता है। बिल्कुल। और ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी अहम हो सकती है और आम जानकारी के लिए भी उपयोगी है। हाँ, निश्चित रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ तब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही भूमि सुधारों की बात आई तो सरकार और आप कह सकते हैं न्यायपालिका के बीच मुआवजे को लेकर ना एक टकराव सा शुरू हो गया। अच्छा, टकराव। हाँ, मुआवजा कितना हो, कैसा हो, इस पर। तो इसी वजह से फिर वो पहला संशोधन आया 1951 वाला। इसमें अनुच्छेद 31A, 31B और वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची। हाँ। उसका मकसद तो शायद इन भूमि सुधार कानूनों को कोर्ट की समीक्षा से बचाना था। बिल्कुल सही। उन्हें एक तरह से कवच देना था कि अदालतें उनमें ज्यादा दखल ना दें, पर मुआवजे का मुद्दा तो फिर भी बना रहा। बिल्कुल। हाँ, वो मुद्दा तो चलता ही रहा। 1954 में जो पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बेला बनर्जी केस था। हाँ, बेला बनर्जी। उसमें कोर्ट ने क्या कहा? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मुआवजा जो है वो न्यायोचित समतुल्य होना चाहिए। मतलब जितनी संपत्ति ली है उसका बाजार मूल्य मिलना चाहिए। एक तरह से काफी सख्त रुख था कोर्ट का। तो फिर सरकार ने क्या किया? कोर्ट के इस रुख के बाद सरकार तुरंत चौथा संविधान संशोधन ले आई 1955 में, और इसमें कहा गया कि मुआवजे की अपर्याप्तता के आधार पर, मतलब कि मुआवजा कम है, सिर्फ इस आधार पर कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती। ओहो। मतलब कोशिश ये थी कि कोर्ट मुआवजे की रकम पर सवाल ही ना उठा पाए। हाँ, कोशिश तो यही थी, पर बात इतनी सीधी भी नहीं रही। अच्छा, कैसे? देखिए, 1965 में एक और मामला आया, वज्रवेलु मुदलियार का। उसमें कोर्ट ने एक, कह सकते हैं, नया रास्ता निकाला। कोर्ट ने कहा, ठीक है, मुआवजे की रकम पर हम सवाल नहीं उठाएंगे, पर अगर मुआवजा तय करने के सिद्धांत ही गलत हो, मतलब तर्कहीन हो, या फिर मुआवजा इतना कम हो कि वो लगे कि बस नाम का है, भ्रामक है, तो उस कानून को रद्द किया जा सकता है। अच्छा, तो रकम पर नहीं पर सिद्धांत पर सवाल उठ सकता था। ये तो काफी महत्वपूर्ण बात थी। हाँ, थी तो। लेकिन फिर गुजरात राज्य बनाम शांतिलाल मंगलदास केस में कोर्ट ने वज्रवेलु वाली बात को बस ओबिटर डिक्टा मान लिया, मतलब बाध्यकारी नहीं। कहा कि चौथे संशोधन के बाद न्यायोचित समतुल्य की जरूरत नहीं है। पर असली ड्रामा तो अभी बाकी था, बैंक राष्ट्रीयकरण मामला। हाँ, 1969 का, वो तो बहुत सुना है। उसमें क्या हुआ था खास? उसमें 11 जजों की बेंच बैठी थी और 10-1 के भारी बहुमत से उन्होंने बैंक राष्ट्रीयकरण कानून के जो मुआवजे वाले हिस्से थे उन्हें रद्द कर दिया। रद्द कर दिया? क्यों? क्योंकि मुआवजा बिल्कुल ही अतार्किक था। आप सोचिए, जमीन या बिल्डिंग की कीमत लगा रहे हैं उसके सालाना किराए का सिर्फ 12 गुना, और वो भी उन शहरों में जहां किराया नियंत्रण था। हाँ। मतलब कीमत ना के बराबर हुई। सिर्फ 12 गुना? ये तो वाकई। और सुनिए, कुछ ब्याज भुगतान 2 बार घटाए जा रहे थे और पैसा भी मिलना था 10 साल बाद। तो कोर्ट ने कहा, ये मुआवजा नहीं, ये तो मुआवजे का मजाक है। इसके बाद तो सरकार ने जरूर कुछ बड़ा कदम उठाया होगा। बिल्कुल। सरकार लाई 25वां संशोधन 1971 में, और इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये किया कि अनुच्छेद 31(2) से मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन शब्द ही हटा दिया। शब्द ही हटा दिया? हाँ, उसकी जगह डाल दिया राशि यानी अमाउंट। मतलब अब सरकार जो भी राशि तय करेगी उसे कोर्ट में सिर्फ इसलिए चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो कम है या न्यायोचित नहीं है, और केशवानंद भारती केस में से सही भी ठहरा दिया गया। तो मतलब मौलिक अधिकार के तौर पर संपत्ति का अधिकार तो लगातार कमजोर होता चला गया। हाँ। फिर आया 44वां संशोधन। जी, आपातकाल के बाद 1978 में जनता पार्टी सरकार 44वां संशोधन लाई और उसने अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31
दोनों को ही संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग से हटा दिया। हटा ही दिया। हाँ, और उनकी जगह एक नया अनुच्छेद जोड़ा 300A, वो भी संविधान के एक अलग भाग में। तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, वो बस एक संवैधानिक या कह लीजिए कानूनी अधिकार बन गया। और यहीं से वो विरोधाभास शुरू होता है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था कि मौलिक अधिकार का दर्जा छीनने के बाद ये अधिकार ज्यादा मजबूत कैसे हो गया। ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। हाँ, है ना, अजीब। पर हुआ यही। देखिए, अनुच्छेद 300A ये कहता है कि कानून के अधिकार के बिना किसी को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकार तो नहीं रहा, पर केटी प्लांटेशन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ये साफ कर दिया कि अनुच्छेद 300A लागू करने के लिए भी सार्वजनिक उद्देश्य यानी पब्लिक पर्पस जरूरी है। ऐसा नहीं कि सरकार बिना किसी सार्वजनिक जरूरत के किसी की भी संपत्ति ले ले। अच्छा, सार्वजनिक उद्देश्य की शर्त बनी रही, लेकिन मुआवजे का क्या? वो राशि शब्द आने के बाद तो उसकी अहमियत खत्म हो गई होगी। नहीं, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। भले ही 300A में मुआवजा शब्द नहीं है, कोर्ट्स ने माना कि मुआवजे का अधिकार इसमें छिपा हुआ है, निहित है। अच्छा, कैसे? कोर्ट ने कहा कि सरकार शून्य या भ्रामक राशि नहीं दे सकती। अगर सरकार कोई राशि तय करती है तो उसे न्यायिक मानकों पर खरा उतरना होगा। मतलब वो बिल्कुल अतार्किक या मनमानी नहीं हो सकती। तो मतलब कोर्ट फिर से मुआवजे पर नजर रख सकती थी? हाँ, एक तरह से। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोलकाता नगर निगम बनाम बिमल कुमार शाह, इन सब मामलों में कोर्ट ने सार्वजनिक उद्देश्य और उचित मुआवजे के सिद्धांत को फिर से मजबूती दी। तो हुआ ये कि जब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, तब न्यायपालिका ने मुआवजे वाले पहलू को फिर से, आप कह सकती हैं, जिंदा कर दिया। और वो न्यायिक समीक्षा पे जो रोक लगाने की कोशिश हुई थी पहले के संशोधनों से, वो भी एक तरह से हट गई। कोर्ट अब मुआवजे के निर्धारण को देख सकती थी। तो अगर हम पूरी कहानी को संक्षेप में देखें, संपत्ति का अधिकार मौलिक से संवैधानिक बना, मुआवजे पे लंबी लड़ाई चली और अंत में विरोधाभासी रूप से संवैधानिक अधिकार बनने के बाद सार्वजनिक उद्देश्य और मुआवजे का दावा ज्यादा मजबूत हो गया। बिल्कुल सही। घटनाओं का एक अजीब लेकिन शायद ज्यादा न्यायपूर्ण मोड़ कह सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और ये एक बुनियादी सवाल भी खड़ा करता है ना कि क्या किसी अधिकार का सिर्फ लेबल बदलने से, जैसे मौलिक से संवैधानिक, उसका असली मतलब बदल जाता है, या फिर उसकी व्याख्या और उसे लागू करने में न्यायपालिका की जो भूमिका है वो ज्यादा मायने रखती हैं? ये सवाल तो श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल। उम्मीद है संपत्ति के अधिकार की इस यात्रा की हमारी ये गहरी पड़ताल जानकारीपूर्ण रही होगी। खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, ये पहलू अक्सर चर्चा में रहते हैं। अगर आप ऐसी और दिलचस्प चर्चाएं सुनना चाहते हैं तो कृपया हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें।